नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। दिया गया 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। फिलिप एग्हियो, पीटर हॉविट और जोएल मॉकिर को मिला ये सम्मान। इन्होंने बताया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और इनोवेशन करते हैं आर्थिक वृद्धि को प्रभावित। भारत टैक्सी इनिशिएटिव चर्चा में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग कर सकेंगे टैक्सी बुक। इसको बनाने में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड का है योगदान। और दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होने जा रहा है लॉन्च। नाम है मिशन दृष्टि। यह है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट मेड सैटेलाइट। आइए शुरू करें। दोस्तों, पिछले हफ्ते के बुलेटिन में हमने आपको सभी नोबेल प्राइज विजेताओं के बारे में बताया था, सिवाय एक के। ये था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। आपको बता दें कि 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों फिलिप एग्हियो, पीटर हॉविट और जोएल मॉकिर को दिया गया है। इन तीनों को यह सम्मान इस बात के लिए मिला कि इन्होंने दुनिया को समझाया कि नवाचार, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक सोच किसी देश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं। गौरतलब है कि फिलिप एग्हियो और पीटर हॉविट ने 1990 के दशक में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया था। मतलब ये कि जब कोई नई तकनीक या नया विचार आता है तो वो पुरानी तकनीक या उद्योग को खत्म कर देता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में नए उद्योग, नई नौकरियां और नई संभावनाएं को पैदा कर देता है। उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन आने से कीबोर्ड फोन वाली कंपनियां बंद हो गई, लेकिन साथ ही ऐप इंडस्ट्री, मोबाइल गेमिंग और डिजिटल पेमेंट जैसी नई अर्थव्यवस्थाएं खड़ी हो गई। दूसरी ओर जोएल मॉकिर ने अपनी रिसर्च में यह बताया कि इतिहास में वैज्ञानिक सोच और समाज की जिज्ञासा, इन्होंने ही औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया था। उन्होंने दिखाया कि जब किसी समाज में लोग प्रयोग करने, असफल होने और दोबारा कोशिश करने की आजादी पाते हैं, तभी असली इनोवेशन संभव होता है। तीनों की रिसर्च मिलकर एक बहुत अहम बात बताती है कि किसी देश की प्रगति सिर्फ पैसे या पूंजी पर नहीं, बल्कि खुले दिमाग, शोध को बढ़ावा देने वाली नीतियों और नई चीजें अपनाने की मानसिकता पर निर्भर करती हैं। यही वजह है कि आज विकसित देश लगातार नई तकनीकों में निवेश कर रहे हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था टिकाऊ और आगे बढ़ती रहे। कुल मिलाकर इस साल का नोबेल ये संदेश देता है कि विकास का असली इंजन इनोवेशन है और इनोवेशन का ईंधन स्वतंत्र सोच। क्या आपने भारत टैक्सी इनिशिएटिव का नाम सुना है? नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। भारत टैक्सी इनिशिएटिव सरकार की एक नई देशव्यापी और बिल्कुल अलग तरह की राइड हेलिंग सर्विस है। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग टैक्सी बुक कर सकेंगे। अब आप कहेंगे, सर ओला उबर तो ऑलरेडी हैं। देखिए, ओला और उबर जैसी कंपनियों ने शहरों में यात्रा को आसान तो जरूर बनाया, लेकिन धीरे धीरे इनके मॉडल में कई कमियां खुलकर सामने आ गई। जैसे ड्राइवरों की घटती कमाई, यात्रियों से बढ़ते किराए और डेटा का पूरा नियंत्रण प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होना। सोचिए, अगर टैक्सी चलाने वाले खुद उस प्लेटफॉर्म के सदस्य हों, मुनाफा किसी कंपनी की जेब में न जाकर उन्हीं ड्राइवरों और यात्रियों के हित में इस्तेमाल हो और हर बुकिंग का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे, तो यह सिर्फ बिजनेस नहीं, एक डिजिटल आंदोलन होगा। यही भारत टैक्सी का विजन है। इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड मिलकर तैयार कर रहे हैं। इसमें अमूल, NAFED, इफ्को, क्रिप्को, नाबार्ड, NDDB जैसी भारत की जो भरोसेमंद सहकारी संस्थाएं हैं, वो सब शामिल है। यानी वो ताकत जो भारत के गांवों और किसानों के साथ दशकों से जुड़ी रही हैं और अब शहरों के डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उतर रही हैं। ध्यान दीजिए कि भारत टैक्सी का ढांचा प्राइवेट कंपनियों जैसा नहीं होगा। ये एक कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म होगा, यानी इसमें ड्राइवर, उपभोक्ता और संस्थाएं साझेदार होंगे। इसका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि साझा विकास है। उदाहरण के तौर पर, ड्राइवरों को हर राइड से मिलने वाली आमदनी में किसी भारी कमीशन की कटौती नहीं होगी, जो आज उबर या ओला जैसे संस्थाओं में आम बात है। तकनीकी रूप से भी ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आधुनिक होगा। NEGD इसे डिजी लॉकर, उमंग और API सेतु जैसे राष्ट्रीय डिजिटल सिस्टम से जोड़ रहा है, जिससे पहचान सत्यापन, ड्राइवर ट्रैकिंग और पेमेंट जैसी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। साथ ही इसमें मल्टीलिंगुअल इंटरफेस होगा, यानी चाहे कोई उत्तराखंड का ड्राइवर हो या तमिलनाडु का यात्री, दोनों अपनी भाषा में आसानी से ऐप को चला पाएंगे। अब बड़ा सवाल है कि क्या ये वाकई ओला उबर का विकल्प बन सकता है? जवाब है हाँ, अगर ये अपने विजन पर टिका रहा तो। क्योंकि भारत टैक्सी सिर्फ सुविधा देने नहीं, बल्कि ड्राइवरों को सम्मान और नियंत्रण लौटाने की कोशिश है। इसमें सरकार का समर्थन है, तकनीकी सुरक्षा है और सबसे अहम सहकार की भावना है, जो भारतीय समाज की नींव रही है।
भारत अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई जल्द ही दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। नाम रखा गया है मिशन दृष्टि। यह लॉन्च अगले साल की पहली तिमाही में प्रस्तावित है और खास बात यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेटली निर्मित सैटेलाइट होगा, जो अब तक विकसित किए गए सभी भारतीय सैटेलाइट्स में सबसे हाई रेजोल्यूशन इमेजरी देने में सक्षम है। मिशन दृष्टि को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया कि यह हर मौसम और दिन रात के किसी भी समय पृथ्वी के पर्यवेक्षण का डेटा प्रदान कर सके। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) और हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल पेलोड्स दोनों शामिल होंगे, यानी ये बादलों, अंधेरे या बारिश में स्पष्ट तस्वीरें ले सकेगा। इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में इसके सभी स्ट्रक्चरल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि यह सैटेलाइट अंतरिक्ष के अत्यधिक तापमान और दबाव को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। करीब 160 किलोमीटर वजन वाला यह सैटेलाइट 1.5 मीटर रेजोल्यूशन की अद्भुत सटीकता के साथ इमेजेस कैप्चर करेगा। गैलेक्स आई की योजना 2029 तक ऐसे 8 से 12 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की है, ताकि पृथ्वी का एक अत्यधिक डिटेल्ड और लगातार अपडेटेड इमेज नेटवर्क तैयार किया जा सके। मिशन दृष्टि का उपयोग कई क्षेत्रों में होगा: सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, रक्षा कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, कृषि विश्लेषण, वित्तीय और बीमा मूल्यांकन जैसे तमाम क्षेत्रों में यह तकनीक सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कुल मिलाकर मिशन दृष्टि न सिर्फ भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की क्षमता का प्रतीक है, बल्कि दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक स्पेस टेक प्रतिस्पर्धा में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि उसे लीड कर रहा है। दोस्तों, हाल ही में देहरादून में पर्यावरण मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2021 टू 2025 यानी SAIEE रिपोर्ट जारी की, जो देश भर में हाथियों की गिनती से जुड़ी है। और ये रिपोर्ट करीब 1 साल की देरी के बाद आई है। इसके नतीजे भारत के हाथियों की मौजूदगी, उनकी कहाँ मौजूदगी है, किस स्थिति पर मौजूदगी है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साफ साफ दिखाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल 22,446 हाथी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। अकेले कर्नाटक में ही 6,013 हाथी हैं, जबकि असम में 4,159, तमिलनाडु में 3,136 और केरल में 2,785 हाथी हैं। पश्चिमी घाट इलाका अकेले देश की आधी से ज्यादा हाथी आबादी का घर है। रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक की बड़ी और जुड़ी हुई वन भौगोलिक संरचना हाथियों के लिए आदर्श है, जहां घाट के घने जंगल और पठारी इलाकों का संतुलन उन्हें सुरक्षित कॉरिडोर उपलब्ध कराता है। वहीं ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट ब्लॉक को देश का सबसे बड़ा हाथी आवास माना गया है, जिसमें मैसूर, वायनाड, नीलगिरी, नीलंबूर और कोयम्बटूर के हाथी रिजर्व शामिल हैं। रिपोर्ट का एक बड़ा पहलू यह भी है कि 2017 की तुलना में हाथियों की आबादी में लगभग 18% की गिरावट दर्ज की गई है। खासकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में ये गिरावट सबसे ज्यादा है, क्रमशः 68% और 54%। हालांकि सरकार का कहना है कि यह तुलना पूरी तरह सटीक नहीं है, क्योंकि इस बार गिनती की नई वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई, जो बाघों की गणना में 2006 से इस्तेमाल होती आ रही है। इस पद्धति को नया बेसलाइन कहा गया है। इसके बावजूद हाथियों के संरक्षण के सामने जो वास्तविक समस्याएं हैं वे और स्पष्ट हुई हैं, जैसे जंगलों का घटता क्षेत्र, खनन गतिविधियों से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान, रेलवे और पावर लाइन जैसी संरचनाओं से बढ़ता खतरा हाथियों के लिए गंभीर चुनौती है। वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ के अनुसार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाकों में हाथियों की बढ़ती उपस्थिति दरअसल झारखंड और ओडिशा के जंगलों में बढ़ते खनन और आवास विनाश का परिणाम है। झारखंड और ओडिशा के हाथी अब छत्तीसगढ़ की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे नए क्षेत्रों में मानव हाथी संघर्ष बढ़ा है। रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या में 82% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह प्राकृतिक वृद्धि नहीं है, बल्कि माइग्रेशन का असर है। यही हाथी अब मध्य प्रदेश के संजय दुबरी और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक पहुंच गए हैं, जहां वे अब नए आवास बना रहे हैं। इस वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, गांवों में दहशत का माहौल है और वन विभाग को बड़े झुंडों को संभालना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र में भी अब गढ़चिरौली इलाके में हाथी देखे जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा से आए हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी असम जैसे राज्यों में बड़ी समस्या है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी जंगलों के छोटे छोटे हिस्सों में बंटने की। सोनितपुर और गोलाघाट जिलों में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई है, जिससे हाथियों का रास्ता बाधित हुआ है और इंसानों के साथ टकराव बढ़ा है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट न सिर्फ हाथियों की गिनती बताती है,
बल्कि ये चेतावनी भी देती है कि अगर जंगलों और कॉरिडोर की रक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु एशियाई हाथी और भी बड़े संकट में आ सकता है। भारत ने अंटार्कटिका में अपने वैज्ञानिक अभियानों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने मैत्री-2 नाम से नए अनुसंधान स्टेशन को मंजूरी दे दी है, जो पूर्वी अंटार्कटिका में स्थापित किया जाएगा। यह स्टेशन मैत्री-1 से बड़ा और आधुनिक होगा और इसे ग्रीन रिसर्च बेस के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा और तेज अंटार्कटिक हवाओं से प्राप्त पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, ताकि इसका संचालन पर्यावरण के अनुकूल बना रहे। इस स्टेशन में ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे, जो लगातार वैज्ञानिक डेटा को रिकॉर्ड कर भारत को भेजते रहेंगे, भले ही स्टेशन कुछ समय के लिए मानव रहित क्यों ना हो। इसका निर्माण जनवरी 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना की जिम्मेदारी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी NCPOR के पास है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। वर्तमान में भारत का मैत्री स्टेशन अंटार्कटिका के शिरमाखेर ओएसिस नामक आइस फ्री क्षेत्र में स्थित है और 25 से 40 वैज्ञानिकों को ठहराने की क्षमता रखता है। ये यहाँ 1989 से सक्रिय है। इसके अलावा यहाँ ईंधन भंडारण, पंप हाउस, लेक वाटर सप्लाई सिस्टम और समर कैंप जैसी सुविधाएं हैं। इससे पहले भारत का पहला बेस दक्षिण गंगोत्री था, जो अब निष्क्रिय किया जा चुका है, जबकि भारतीय स्टेशन 2012 से सक्रिय है। मैत्री-2 के निर्माण से भारत की वैज्ञानिक उपस्थिति और पर्यावरणीय अनुसंधान की क्षमता अंटार्कटिका में और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, हाल ही में फोमोफ्लेशन शब्द चर्चा में आया। दरअसल फोमोफ्लेशन एक नया आर्थिक शब्द है जो महंगाई को दर्शाता है, लेकिन यह महंगाई सामान्य महंगाई नहीं होती, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान और बाजार की प्रतिक्रिया दोनों के मेल से पैदा होती है। हाल ही में इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीजा फीस को $1 लाख प्रति वर्ष तक बढ़ाने का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद लोगों में कुछ छूट ना जाए यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे आप फोमो कहते हैं, उसकी भावना पैदा हुई और अचानक वीजा स्लॉट बुक करने की होड़ मच गई। नतीजा, टिकट और सेवा शुल्कों के दाम आसमान छूने लगे। दरअसल फोमोफ्लेशन तब होती है जब उपभोक्ताओं का डर या लालच और सप्लाई पर दबाव दोनों मिलकर कृत्रिम मांग को पैदा करते हैं। यानी असली जरूरत से ज्यादा खरीदारी सिर्फ इस डर से होने लगती है कि कहीं चीज खत्म ना हो जाए या महंगी ना पड़ जाए। इससे दाम तेजी से बढ़ते हैं, जबकि वास्तविक आर्थिक परिस्थितियां इतनी वृद्धि को सही नहीं ठहराती। ये ध्यान रखिए कि यह पारंपरिक इन्फ्लेशन से अलग है। पारंपरिक इन्फ्लेशन में कीमतें ब्याज दर, उत्पादन लागत या आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ती हैं। फोमोफ्लेशन मुख्यतः मानसिकता आधारित महंगाई है, यानी साइकोलॉजी ड्रिवन इन्फ्लेशन है, जो अक्सर सोशल मीडिया और अफवाहों से और ज्यादा तेजी से बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर त्योहारों के मौसम में अगर मीडिया रिपोर्ट्स कहें कि दाल या तेल की कमी होने वाली है, तो लोग स्टॉक जमा करने लगेंगे। नतीजा, दाम बढ़ जाते हैं, भले ही सप्लाई पर्याप्त क्यों ना हो। यानी फोमोफ्लेशन हमें यह सिखाती है कि कभी कभी महंगाई का कारण अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि हमारी अपनी जल्दबाजी और डर की मानसिकता हो सकती है। दोस्तों, उरुग्वे की सीनेट ने इच्छा मृत्यु यानी स्वेच्छा से मृत्यु का अधिकार वैध कर दिया है। अब कोई भी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति जो असहनीय दर्द झेल रहा है और जिसकी रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं, वो मेडिकल सुपरविजन में अपनी जिंदगी खत्म करने का अधिकार रखेगा। इसे मानव अधिकारों के नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। इसे राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार कहा जाता है। देखिए, इच्छा मृत्यु मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली सक्रिय इच्छा मृत्यु, यानी जब किसी दवा या इंजेक्शन से जीवन को समाप्त किया जाए, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जब इलाज या वेंटिलेटर को हटाकर व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाए। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अब भी गैरकानूनी है, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग केस में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया था, लेकिन केस टू केस डिफाइन करने के लिए बोला था। और राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का हिस्सा माना था। वहीं नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, स्पेन और हाल ही में उरुग्वे जैसे देशों ने इसे वैध कर दिया है, हालांकि सख्त मेडिकल और कानूनी शर्तों के तहत ही। इस विषय पर दुनिया भर में लगातार बहस जारी है। कुछ इसे करुणा और इंसानियत की निशानी मानते हैं और कुछ इसे जीवन के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध समझते हैं। पर इतना तय है कि उरुग्वे ने लैटिन अमेरिका में एक नई मिसाल पेश कर दी है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से निकली एक स्थानीय पहल अब दुनिया के मंच पर चमक रही है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम यानी साइम मॉडल को ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन से सम्मानित किया है। ये पहल इस बात का प्रमाण है कि अगर स्थानीय समुदाय, प्रकृति और विज्ञान साथ चलें
तो विकास और संरक्षण दोनों संभव हैं। देखिए, साइम SAIME यानी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है जिसका मकसद है पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव इलाकों में झींगा पालन को टिकाऊ बनाते हुए इकोसिस्टम की रक्षा करना। ये पहल क्लाइमेट एडेप्टिव और कंजर्वेशन लिंक्ड लाइवलीहुड मॉडल पर आधारित है, जहां ब्रैकिश वाटर यानी हल्के खारे पानी में झींगा पालन को मैंग्रोव रेस्टोरेशन के साथ जोड़ा गया है। यह कार्यक्रम ग्लोबल नेचर फंड GNF, एनवायरमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी, नेचरलैंड और बांग्लादेश एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बेड्स के सहयोग से लागू किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं मैंग्रोव्स की। दोस्तों, ये ऐसे पेड़ और झाड़ियां होती हैं जो खारे और दलदली तटीय इलाकों में उगते हैं, खास करके उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इनकी सबसे बड़ी खूबी है लवण की सहनशीलता। मैंग्रोव्स के पास सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स और सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स होती हैं जो खारेपन को नियंत्रित करती हैं। इनके न्यूमेटोफोर्स यानी एरियल रूट्स हवा से ऑक्सीजन को खींचते हैं, जबकि प्रॉप रूट्स इन्हें ज्वारीय लहरों और तूफानों से बचाते हैं। इसमें एक और अद्भुत गुण है और वो है बीज का अंकुरण पेड़ पर ही शुरू हो जाता है ताकि खारे पानी में ये जीवित रह सकें। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंग्रोव्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध इकोसिस्टम्स में गिने जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं और समुद्र व जमीन के बीच प्राकृतिक बफर की तरह काम करते हैं, जहां असंख्य समुद्री और स्थलीय जीवों का निवास होता है। अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर एक बार फिर से राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में घिर गया है। हाल ही में राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने राष्ट्रीय असेंबली द्वारा महाभियोग का सामना किया, जिसके तुरंत बाद एक एलीट मिलिट्री यूनिट ने सत्ता अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी। राजधानी में तनाव का माहौल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की मांग कर रहा है। मेडागास्कर में यह पहला मौका नहीं जब सत्ता का संतुलन अचानक से बदला हो। देश का इतिहास तख्तापलट, विद्रोह और सैन्य दखल से भरा पड़ा है। चलिए बात करते हैं मेडागास्कर की। देखिए, मेडागास्कर अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है जो पूर्वी अफ्रीका के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में है। इसे मोजाम्बिक चैनल अफ्रीकी मुख्य भूभाग से अलग करता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5,92,800 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके पूर्व में मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड हैं, जो कि फ्रांस का क्षेत्र हैं, जबकि उत्तर पश्चिम में मायोट और कोमोरोस द्वीप समूह स्थित हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने 1883 में मेडागास्कर पर आक्रमण किया था और 1896 में इसे औपचारिक रूप से कॉलोनी घोषित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में मलागासी विद्रोह के दौरान स्थानीय लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अंततः 1960 में मेडागास्कर स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये एक सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। यहाँ जनता राष्ट्रपति का चुनाव करती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, जो कैबिनेट बनाकर शासन चलाने में मदद करता है। हालांकि मेडागास्कर की पहचान उसकी अनोखी बायोडायवर्सिटी से है। यहाँ घने वर्षावन, शुष्क रेगिस्तान, हरे मैदान फैले हुए हैं, जबकि तटीय इलाकों में कोरल रीफ्स और मैंग्रोव जंगल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि यहाँ पाए जाने वाले लगभग 90% पौधे और जानवर दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इसका कारण है तेज समुद्री धाराएं, जिन्होंने इस द्वीप को सदियों से अफ्रीकी महाद्वीप से अलग रखा, जिससे यहाँ की प्रजातियां विकसित तो हुई पर बाहर नहीं फैली। हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। ये एक ऐसा इको लेबल है जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE डेनमार्क द्वारा दिया जाता है। इस सर्टिफिकेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई बीच न सिर्फ सुंदर और स्वच्छ हो, बल्कि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भी हो। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की शुरुआत 1985 में फ्रांस में की गई थी और 2001 में इसे यूरोप के बाहर भी लागू किया गया। इस सर्टिफिकेशन के लिए 33 मानदंड पूरे करने होते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा उपाय और पर्यावरण शिक्षा जैसे मानक। यह विश्व के सबसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पुरस्कारों में से एक है, जो बीच और सस्टेनेबल टूरिज्म बोर्ड्स को दिया जाता है। इसका मिशन पर्यटन क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत के अन्य ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीचों में गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला, कर्नाटक के कासरकोड और पडुबिद्री, केरल का कापड, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच, अंडमान का राधानगर, तमिलनाडु का कोवलम, पुदुचेरी का ईडन बीच और लक्षद्वीप के मिनिकॉय, थुंडी और कदमत बीच शामिल हैं। इधर आर्मेनिया को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का नया सदस्य देश घोषित किया गया। यानी अब यह विश्व के उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया
जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। भूगोल की दृष्टि से देखें तो आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसके चारों ओर कोई समुद्र नहीं। ये कॉकस पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्से में बसा है और इसकी सीमाएं उत्तर में जॉर्जिया, पूर्व में अजरबैजान, दक्षिण पूर्व में ईरान और पश्चिम में तुर्की से मिलती है। इसका अधिकांश भूभाग लेसर कॉकस पर्वतों से ढका है, जिससे यहाँ का भूआकृतिक स्वरूप काफी अहम हो जाता है। वहीं आर्मेनिया की मिट्टी ज्वालामुखीय लावा के अवशेषों से बनी है। इस वजह से ये नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरागात्स। हालांकि यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन यह देश की प्राकृतिक पहचान मानी जाती है। जलवायु की बात करें तो यहाँ का मौसम हाईलैंड कॉन्टिनेंटल टाइप का है। गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। प्रमुख नदियों में आरस, हरसदान, अरपा और वोरोतान शामिल है। यह न सिर्फ सिंचाई बल्कि हाइड्रो पावर के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ सोना, कॉपर, जिंक और बॉक्साइट की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खदानें हैं। वहीं लेक सेवान इस देश की सबसे बड़ी झील है और इसे आर्मेनिया का नीला दिल कहा जाता है। अब IUCN में शामिल होकर आर्मेनिया ने यह संकेत दे दिया है कि वो अपनी प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा और सतत विकास की दिशा में वैश्विक जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी भारत आए थे। खास बात यह है कि मुताकी ने भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। यह दौरा न सिर्फ देवबंद के लिए ऐतिहासिक रहा बल्कि भारत की विदेश नीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, भारत ने अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन मुताकी की यात्रा यह दिखाती है कि दोनों देशों के बीच संवाद का रास्ता खुला है। अब देवबंद की बात करें तो यह मदरसा 31 मई 1866 को सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन चल रहे पश्चिमी विश्वविद्यालयों के विकल्प के रूप में इस्लामी शिक्षा का केंद्र बनाना था। कुछ ही वर्षों में यह संस्था पूरे एशिया और अफ्रीका तक प्रसिद्ध हो गई, जहां से छात्र कुरान, सुन्नत और शरीयत की पढ़ाई के लिए आते थे। आज यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण केंद्रों में गिना जाता है और इसे मिस्र के अल अजहर विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान माना जाता है। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई और उपमहाद्वीप के मुसलमानों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। विभाजन के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दारुल उलूम हक्कानिया नामक इसी तरह का मदरसा बना, जहां से तालिबान के कई सदस्य पढ़े। इसी कारण तालिबान की विचारधारा पर देवबंदी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देवबंद की शिक्षाएं सुन्नी इस्लाम के हनफी विचारधारा पर आधारित है, जो धर्म की व्याख्या में तर्क और विवेक को महत्व देती हैं। अफगानिस्तान में भी अधिकांश सुन्नी मदरसे इसी देवबंदी परंपरा से जुड़े हैं। मुताकी की इस यात्रा के दौरान लोगों में इतना उत्साह था कि सार्वजनिक कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा, क्योंकि भीड़ बढ़ने से भगदड़ की आशंका थी। मुताकी ने देवबंद में मिले स्वागत के लिए आभार जताते हुए भारत अफगान संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। बदले में देवबंद ने उन्हें कासमी की मानद उपाधि दी। हालांकि देवबंद मदरसा हमेशा यह स्पष्ट करता आया है कि उसका तालिबान या पाकिस्तान के राजनीतिक या सैन्य रुख से कोई संबंध नहीं, बल्कि यह केवल धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में भरोसा रखता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार फिलिप एगियो, पीटर हॉविट और जोएल मॉकिर को दिया गया। इन अर्थशास्त्रियों को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि के सिद्धांतों के लिए सम्मानित किया गया। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की अवधारणा मूल रूप से 21वीं सदी में प्रस्तुत की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत टैक्सी इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक सरकार समर्थित कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड मिलकर विकसित कर रहे हैं। इस पहल में अमूल, नाफेड, इफ्को, क्रिप्को, नाबार्ड और एनडीडीबी जैसे सहकारी संस्थाएं साझेदार हैं। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्राइवेट टैक्सी कंपनियों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा कर अधिक मुनाफा कमाना है। यह प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर, उमंग और एपीआई सेतु जैसे राष्ट्रीय डिजिटल सिस्टम से एकीकृत किया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनना है। केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन सैटेलाइट मिशन है। यह भारत का पहला और दुनिया का एकमात्र मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे प्राइवेट स्टार्टअप गैलेक्स आई विकसित कर रहा है। यह नासा और इसरो का संयुक्त सैटेलाइट मिशन है जो मंगल की सतह का अध्ययन करेगा। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित रक्षा संचार उपग्रह है जिसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा निगरानी है।
अगला प्रश्न, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2021 से 2025 SAIEE रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रिपोर्ट इसरो द्वारा तैयार की गई है और इसमें सैटेलाइट डेटा का उपयोग हुआ है। यह रिपोर्ट भारत में बाघों की संख्या से संबंधित है। यह रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है और इसमें भारत में 22,446 हाथियों की संख्या दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि झारखंड और ओडिशा में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीकृत भारत के नए अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित होगा और केवल सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यह नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR द्वारा निर्मित किया जा रहा है और 2029 तक पूरा होगा। यह भारतीय स्टेशन का प्रतिस्थापन है और शर्माखेर ओएसिस क्षेत्र में स्थित है। इसका संचालन इसरो और DRDO संयुक्त रूप से करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए फोमोफ्लेशन शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एक ऐसी महंगाई है जो उपभोक्ताओं की मानसिकता और बाजार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। इसमें कीमतें मुख्यतः ब्याज दरों और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण बढ़ती हैं। यह फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना से जुड़ी है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। यह सर्टिफिकेशन किस संस्था द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी FAE, डेनमार्क, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल कोस्टल अथॉरिटी। अंतिम प्रश्न है, दारुल उलूम देवबंद जो हाल ही में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी की भारत यात्रा के दौरान चर्चा में रहा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन काल में इस्लामी शिक्षा के पुनर्जागरण के उद्देश्य से की गई। यह सुन्नी इस्लाम की हनफी परंपरा पर आधारित देवबंदी आंदोलन का प्रमुख केंद्र है। तालिबान की वैचारिक जड़ें आंशिक रूप से इसी देवबंदी परंपरा से जुड़ी मानी जाती हैं। यह भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसके जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो प्रश्न पूछे गए थे उनके जवाब मैं आपको स्क्रीन पर छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF मिलती है। नमस्कार।